हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट लर्न। सो बच्चों, आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th की इंग्लिश का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इस लास्ट लेसन चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर। इस चैप्टर को एनिस जंग ने लिखा हुआ है और उन्होंने इस चैप्टर को दो थीम्स में बांटा है। उन्होंने दो बच्चे साहिब और मुकेश की स्टोरी सुनाई है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। लॉस्ट स्प्रिंग। बच्चों, लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है उसको एनिस जंग ने, जो कि एक इंडियन राइटर हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। इस चैप्टर में उन्होंने स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बताई हैं। बच्चों, इसमें उन्होंने दो बच्चों की कहानी बताई है। पहला जो साहिब है और दूसरा मुकेश है। दोनों की पॉवर्टी और जो चाइल्ड लेबर है उसके बारे में बताया है कि कैसे वो कितने ज़्यादा गरीब हैं, जो वो अपना चाइल्डहुड नहीं जी पा रहे हैं और गरीबी ने उनका जो चाइल्डहुड है उसको छीन लिया है, उसके बारे में बताया है। ये स्टोरी दो थीम पर बेस्ड है। फर्स्ट जो साहिब की स्टोरी है वो बेस्ड है समटाइम्स आई फाइंड रुपी इन द गार्बेज एंड सेकेंड इज आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। दो थीम्स पर बेस्ड है। फर्स्ट जो पार्ट है वो है साहिब का और उसको हम शुरू करते हैं। फर्स्ट में क्या होता है कि जो लेखक होते हैं, जो राइटर होती हैं, एनिस जंग होती हैं, उनकी फर्स्ट मीटिंग होती है साहिब से। तो फर्स्ट मीटिंग में वो क्या कर रहा होता है कि जो गार्बेज होता है उसको, उसमें से कचरे में से कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है। तो जो एनिस जंग है वो उससे पूछती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, इसमें ये सब क्यों कर रहे हो तुम। तो वो उनको आंसर देता है कि मेरे पास तो कुछ करने के लिए है ही नहीं, मेरे पास अभी कोई काम ही नहीं है, इसलिए मैं ये करता हूँ। तो फिर वो कहती है कि अच्छा तुम ये क्यों करते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। लेकिन वो मन में ये सोचती हैं कि अगर इसके पास पैसा होता, मन में सोचती है, उससे कहती नहीं है कि अगर इसके पास पैसा होता तो ये स्कूल क्यों नहीं जाता, ज़रूर जाता। उसके पास पैसे नहीं है इसलिए वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो वो बच्चा रिप्लाई करता है कि मैं इस वजह से स्कूल नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरे नेबर में, मेरे आसपास में कोई स्कूल नहीं है और जिस दिन स्कूल बन जाएगा मैं उस दिन से स्कूल जाने लगूँगा। तो लेखक ऐसे ही मजाक में उससे कहती है कि अगर मैं अपना स्कूल खोलूँ तो क्या तुम उसमें पढ़ने आओगे। तो जो साहिब होता है वो कहता है हाँ ज़रूर आऊँगा, आप स्कूल खोलिए, मैं उसमें पढ़ने ज़रूर आऊँगा। लेखक जो है एनिस जंग इतनी बात बोल तो देती है, लेकिन वो फिर बाद में उनको ये सोचकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो कहती हैं कि मैंने ऐसा प्रॉमिस क्यों किया जब मैं उसको पूरा नहीं कर सकती हूँ। क्या होता है, सेकेंड डे जब वो दोबारा उस प्लेस पर जाती हैं तो वो साहिब से दोबारा मिलती हैं। तो वो साहिब उनसे यही पूछता है कि क्या आपका स्कूल खुल गया है। तो एनिस जंग को बड़ा बुरा लगता है कि उन्होंने उससे प्रॉमिस तो कर दिया कि वो स्कूल खोलेंगे तब वो पढ़ने आए, लेकिन वो ये प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकती क्योंकि स्कूल इतनी जल्दी नहीं बन सकता है। तो उनको काफ़ी बुरा लगता है और वो ये कहती हैं कि जाने कितने ही लोग ऐसे बच्चों से प्रॉमिसेस करते होंगे झूठे, जो कि वो पूरे नहीं कर सकते हैं, और वैसा ही प्रॉमिस आज उन्होंने भी उससे कर दिया। तो वो उससे पूरी स्टोरी पूछती हैं कि तुम यहाँ कैसे आए, कब से रह रहे हो, उसे ये सब कुछ पूछती हैं। तो फिर उससे उसका नाम पूछती है तो अपना पूरा नाम वो बताता है, साहिब आलम। साहिब आलम, इसका मीनिंग होता है कि किंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया का राजा। तो वो ये सोचती हैं कि अगर इस बच्चे को इसके जो नाम है उसका मीनिंग पता चलेगा तो उसको कितना दुख होगा, कितना इसको दुख पहुंचेगा कि इसका जो नाम है वो तो ऐसा है कि जिसका मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का राजा। लेकिन बेचारा अभी ये क्या कर रहा है, ये गार्बेज में से गार्बेज पिक कर रहा है, ये कचड़े में से ढूंढ रहा है, ये रैग पिकिंग कर रहा है, ये भी रैग पिकर्स की लाइफ जी रहा है। तो लेखक को ये बात बहुत ज़्यादा टच कर जाती है, बहुत बुरा लगता है उनको कि वो देखती हैं कि कैसे गरीबी की वजह से जो ये बच्चे हैं इनका चाइल्डहुड छीन लिया गया है, वही देखती हैं। उसके बाद वो देखती हैं, नोटिस करती हैं कि वो सारे बच्चे कैसे होते हैं, बेयर फुट होते हैं, उनके पैरों में स्लीपर्स नहीं होती हैं। किसी के पैर में स्लीपर्स होती हैं लेकिन वो सेम पेयर नहीं होता है, वो अलग, कोई दूसरी चप्पल होती है और एक कोई दूसरी चप्पल होती है। तो बच्चों से पूछती हैं कि ये तुम बेयर फुट क्यों रहते हो। तो वो उनमें से जो एक बच्चा कहता है कि आपको पता नहीं है, ये फैशन है अलग अलग पहनने का। और दूसरे बच्चे कहते हैं
कि नहीं, ऐसा नहीं है हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास पैसे हैं, लेकिन ये ट्रेडिशन है हमारा बेयरफुट रहने का। हमारा ट्रेडिशन है कि हम बेयरफुट रहते हैं, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम खरीद नहीं सकते हैं। तो लेखक ये देखते हैं वो कितने मासूम हैं, वो कैसे जो अपनी गरीबी है, अपनी पॉवर्टी है, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो बताती हैं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हैं कि रैग पिकर्स के बारे में बताती हैं कि कैसे यहाँ आए, ये कैसे सीमापुरी में रह रहे हैं। वो बताती हैं कि 1971 में ये सारे जो रैग पिकर्स हैं वो यहाँ सीमापुरी में शिफ्ट हुए थे बांग्लादेश से, क्योंकि वहाँ पर स्टॉर्म आया था जिसकी वजह से उनका जो घर था, उनका जो क्रॉप फील्ड थे, वो सारे जो थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें सीमापुरी में शिफ्ट होना पड़ा था और ज़िंदगी जीने के लिए, फूड के लिए उनको ये सब करना पड़ता है, रैग पिकर बनना पड़ा था। और ऐसे ही लगभग 10,000 रैग पिकर्स हैं जो सीमापुरी में अभी रह रहे हैं और जिनका जो भोजन है वो उनको इसी चीज़ से मिलता है, रैग पिकिंग से ही मिलता है। उनकी जो रोजी रोटी है वो इसी से चलती है। यहाँ पर जो उनके पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनके लिए अलग वैल्यू है रैग पिकिंग की, और जो बच्चे हैं उनके लिए अलग वैल्यू है, क्योंकि बच्चे अभी इतना नहीं जानते हैं कि ये जो वो काम कर रहे हैं इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। वो ये देखते हैं कि उनको कोई ना कोई नई नई चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। जैसे साहिब होता है तो उसको ना कभी कभी कॉइन मिल जाते हैं, उसमें से जो गार्बेज होता है उसमें से 1-2 का उसको कॉइन मिल जाता है तो बड़े खुश हो जाता है, फिर वो उसको और ढूंढता है कि कहीं इसमें दूसरे कॉइन्स तो नहीं हैं। ऐसे ही जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर वो रैग पिकिंग नहीं करेंगे तो रोज़ उनके घर में खाना कैसे पकेगा, तो खाना पकाने के लिए वो रैग पिकिंग करते हैं। इसके बाद क्या होता है वो बताती हैं कि कैसे जो ये लोग हैं, जो रैग पिकर्स हैं, इनके पास आइडेंटिटी कार्ड तो नहीं है लेकिन इनके पास राशन कार्ड है। इससे ये प्रूफ होता है कि इनके लिए आइडेंटिटी इतनी ज़रूरी नहीं है जितना इनके लिए फूड इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए इनके पास राशन कार्ड तो आपको मिलेंगे लेकिन इनके पास इनके आइडेंटिटी कार्ड आपको नहीं मिलेंगे। तो कुछ दिनों बाद क्या होता है वो बताती हैं कि जो साहिब होता है उसको एक चाय की दुकान में जॉब मिल जाती है। उसको हर महीने 800 रुपये मिलते हैं उस चाय की दुकान से, लेकिन वो देखती है उसको कि अब वो खुश नहीं है उतना जितना वो पहले खुश हुआ करता था एज अ रैग पिकर, उतना वो खुश नहीं है इस जॉब के साथ। वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि पहले जो उसके पास बैग हुआ करता था वो उसका खुद का बैग हुआ करता था, जबकि अब जो उसके पास जो केटल है वो उस चाय वाले की है। अब वो खुद का किंग नहीं है, अब अपनी मर्जी से काम नहीं करता है, अब उसकी आज़ादी से छिन चुकी है। अब वो मजबूरी में वो काम कर रहा है, वो पैसे के लिए वो काम कर रहा है। अब वो आज़ाद नहीं है, अब जो कैटल है वो उसकी खुद की नहीं है, अब वो उस चाय वाले की है, अब वो दूसरे के लिए काम कर रहा है। तो अब वो खुश नहीं होता है। वो इस स्टोरी से बताती हैं कि कैसे गरीबी जो है एक मासूम बच्चे से उसका चाइल्डहुड छीन लेती है, उसका चाइल्डहुड डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद हमारा दूसरा थीम स्टार्ट होता है जो कि मुकेश की स्टोरी होती है। मुकेश एक बच्चा होता है जिसकी स्टोरी होती है, जिसका ड्रीम होता है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जो कि एक कार को ड्राइव करना चाहता है। जो इसका सपना होता है कि वो एक मोटर जो गैरेज हो उसमें वो काम करे, वो कार्स बनाए, उसका वो सपना होता है बनाने का। वो क्या होता है अपनी फैमिली के साथ फ़िरोज़ाबाद में रहता है। फ़िरोज़ाबाद में जो उसकी फैमिली होती है वो बैंगल मेकिंग का काम करती है। बहुत छोटे से स्मॉल स्केल पर उनके यहाँ पर जो बैंगल्स हैं वो बनते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो मुकेश होता है वो लेखक को, अपने जो राइटर है एनीस जंग, उनको अपने घर लेकर जाता है। तो जो वो है एनीस जंग है वो कचरे वाली गलियों से निकलती हुई उसके घर तक पहुंचती हैं और वो उसके घर पर जाकर क्या देखती हैं कि उनको एक महिला दिखाई देती है जो कि फायरवुड स्टोव पर भोजन बनाती है। और वो जो होती है वो मुकेश के भाई की पत्नी होती है, जो कि भाभी होती है मुकेश की। और वो क्या देखती है, वहाँ पर उसकी दादी भी बैठी हुई होती है मुकेश की। और इसके बाद क्या होता है, जो उसके पिता होते हैं मुकेश के, वो निकल कर आते हैं और उनकी आंखें जो होती हैं वो बैंगल्स मेकिंग की वजह से ख़राब हो चुकी होती हैं। भट्टियों की जो चमक है उसमें काम करते करते उनकी जो आंखें वो ख़राब हो चुकी होती हैं। और वो बताते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत के बाद ये घर बना लिया है, ये घर बना पाए हैं। तो क्या होता है वो बताती हैं कि बताइए इनके लिए घर बनाना कितना इम्पोर्टेंट है, इनको घर बनाना कितना बड़ी बात है इनके लिए। वो कहते हैं कि मैंने इतनी मेहनत करी है और मैं सिर्फ इनको यही दे पाया हूँ कि बैंगल मेकिंग की सीख, कि बैंगल मेकिंग कैसे बनाते हैं, यही मैं अपनी फैमिली को बता पाया हूँ और इतनी मेहनत के बाद मैंने ये घर बना पाया है। तो फिर क्या होता है कि जो उसकी दादी होती हैं वो एनीस जंग से कहती हैं
कि ये हमारा भाग्य है, हम यहाँ पैदा हुए हैं और हमें बस यही काम आता है और हमें जीवन भर यही काम करना है। इसके बाद क्या होता है कि जो लेखक होती हैं वो उनसे कहती हैं कि आप इसके अलावा दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते हैं। अगर आप बैंगल्स मेकिंग के अलावा दूसरा काम करेंगे तो उसमें आपको और पैसे मिलेंगे, आप और ज़्यादा उससे पैसे कमा पाएंगे, आप दूसरा काम करिए। तो वो लोग रिप्लाई में ये कहते हैं कि अगर हम दूसरा काम करेंगे या दूसरा काम करने के बारे में सोचेंगे तो यहाँ की जो पुलिस है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता हैं, वो हमको वो काम नहीं करने देंगे और अगर हम काम करेंगे वो हमको ले जाकर जेल में बंद कर देंगी। तो लेखक को ये सोचकर बड़ा ही दुख होता है कि कैसे लोग हैं जो दूसरे इंसान को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, उसको लाइफ में आगे कुछ करने का मौका नहीं देना चाहते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो लेखक होती हैं वो मुकेश के माता पिता के साथ बैठती हैं और देखती हैं कि कैसे बैंगल्स पर जो टुकड़े होते हैं चूड़ियों के, उन पर कैसे वेल्डिंग होती है, बैंगल्स मेकिंग की प्रोसेस देखती हैं। इसके बाद क्या होता है, वो मुकेश से पूछती हैं आखिर तुम क्या करना चाहते हो। तो मुकेश उनको बताता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं गैरेज में काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बैंगल्स मेकिंग के अलावा कुछ आता ही नहीं है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। इस स्टोरी से वो बताती हैं कि कैसे बच्चे हैं इस दुनिया में, कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ किसकी वजह से, पॉवर्टी की वजह से। पॉवर्टी ने उनका जो चाइल्डहुड है उसको स्टोल कर लिया, उसको चुरा लिया है, जिसकी वजह से वो अपने सारे सपने, जितने भी सपने उनके सपने टूट चुके हैं। कोई भी उनका जो सपना है वो पूरा नहीं हो सकता है उस पॉवर्टी की वजह से। बच्चों, तो फिर यहीं पे ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको समझ आया है तो लाइक करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।